Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss with you about the topic meningitis, which is a very important topic and it's easy too. So let's get started. First of all, we will deal with the definition. So डेफिनेशन इसकी बेसिकली जो है इसके वर्ड से ही आ गया है, दैट इज मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज मेनिंजेस एंड आइटिस. जैसे कि हमें पता है कि जो आइटिस का मतलब होता है वो होता है इन्फ्लामेशन. आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन एंड मेनिंजेस. मेनिंजेस होती है एक मेम्ब्रेन जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है. ओके. सो जैसे कि इस पिक में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है. इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्टेड होती हैं और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन, उसका नाम होता है मेनिंजेस. तो जब उस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसी कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं और यही इसकी डेफिनेशन है. मेनिंजाइटिस इज डिफाइंड एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज बेसिकली अवर डेफिनेशन. नाउ क्लासिफिकेशन. सो इसकी जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो है बैक्टीरियल और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. सो जो हमारा मेनिंजाइटिस होता है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल की, और पायोजेनिक भी बोलते हैं हम इसको. बैक्टीरियल मतलब कि जो किसी भी बैक्टीरियाज की वजह से होता है, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, अगर ये इन पायोजेंस और इन बैक्टीरियाज की वजह से अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है किसी भी पर्सन को तो उसको हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर क्लासिफाई करते हैं. ओके, तो ये था हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. देन हम बात करेंगे असेप्टिक मेनिंजाइटिस की. सो असेप्टिक मेनिंजाइटिस इज कॉमनली कि जो भी मेनिंजाइटिस हमें वायरस, किसी भी फंगाई या किसी भी प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, तो उसको अगर मेनिंजाइटिस किसी भी वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है तो उस मेनिंजाइटिस को हम असेप्टिक मेनिंजाइटिस के अंदर क्लासिफाई करेंगे. ओके. और इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस के जो भी सिम्टम्स होते हैं कॉमन फ्लू की तरह होते हैं. मतलब जैसे कि कॉमन फ्लू हो जाता है उसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ना, सेम ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं असेप्टिक मेनिंजाइटिस के अंदर. सो ये थी हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन. अब हम बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन जिसका नाम है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. सो जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करती है, दैट इज टीबी. उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ओके. तो इसकी वजह से अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है इस वाले बैक्टीरिया की वजह से तो ये आता, इसको हम क्लासिफाई करेंगे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर. सो बेसिकली ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, दैट इज बैक्टीरियल, असेप्टिक एंड ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. ओके. सो अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की. इटियोलॉजी मतलब कि इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और इसकी क्या क्या इटियोलॉजी मतलब कि क्या क्या कारण होते हैं इसके. ओके. तो इसके कारण जैसे कि हमने अभी जो है क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई, प्रोटोजोआ, इन सब की वजह से होता है. तो वही सब चीज़ें इसकी इटियोलॉजी भी है, मतलब यही सब इसके कारण है. जैसे कि वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम इकोलाई, सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस ये सब ले सकते हैं. देन सेकंड वन है वायरसेस. वायरसेस की वजह से हो सकता है जैसे कि मेनिंजोकोकाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ओके. देन बात करते हैं अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि अगर ये फैक्टर प्रेजेंट है किसी भी पर्सन के अंदर तो उसको जो है मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये हैं कि पेशेंट विद डीएम मतलब कि जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिन पेशेंट को, या फिर जिन बेबीज को डायबिटीज मेलाइटस होता है, जैसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, जिनको ये वाला डायबिटीज मेलाइटस प्रेजेंट है उनमें होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट मतलब कि जिनको कोई भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसीज कंडीशन है, जैसे कि HIV एड्स है, ठीक है, एंड अगर उसमें जो है इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी को मेनिंजाइटिस होने के, बच्चे को मेनिंजाइटिस होने के. देन एनी ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा हो गया है तो ये होती है हमारी बेसिक इटियोलॉजी, दैट इज बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड सम रिस्क फैक्टर्स और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स लाइक डायबिटीज मेलाइटस, इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज एंड एनी ट्रॉमा. ओके. तो अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की. सो पैथोफिजियोलॉजी इसकी बेसिकली ये है कि सबसे पहले क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया विल एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम.
सबसे पहले बैक्टीरिया जो है ट्रोमा की वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा। जब बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया तो एंटर करने के बाद क्या होगा, वो हमारे म्यूकोसल सरफेस में आएगा या फिर हम बोल सकते हैं म्यूकोसल कैविटी में एंटर कर जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद म्यूकोसल कैविटी में आ गया, ठीक है। म्यूकोसल कैविटी में आने के बाद क्या होगा, ये जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल बैरियर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने लगता है, मतलब कि हमारे नॉर्मल बैरियर्स को अटैक करने लगा है अब। जब हमारे नॉर्मल बैरियर्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे देन उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे बैरियर्स को क्रॉस करने लगेगा। अब जो मेन बैरियर जो इसमें यूज है मतलब कि ये अफेक्ट करता है वो होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। देन ये क्रॉस कर हमारे नॉन बैरियर को ब्रेक डाउन करके उन्हें क्रॉस कर देगा। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर दैट इज बीबीबी को क्रॉस करेगा तो फिर ये सीएसएफ में आ जाएगा, दैट इज सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। देन सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में एंटर करने के बाद बैक्टीरिया वहां पे जाके प्रोलिफरेट करेगा, मतलब कि अपने आप को डिवाइड करेगा, अपनी जो भी काउंटिंग है उनको इंक्रीज करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। और जब वहाँ पे वो प्रोलिफरेट हो जाएगा तो एज अ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। वहाँ की जो लेयर है इन्फ्लामेशन हो जाएगी वहाँ की लेयर की, दैट इज मैनिंजिस की, ठीक है। जब मैनिंजिस की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो इसी कंडीशन को हम मैनिंजाइटिस बोलते हैं। और जब इन्फ्लामेशन हो जाएगी मैनिंजिस की तो क्या होगा, हमारे ब्रेन में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके सो ये थी हमारी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले क्या होगा कि ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया आया, देन उसके बाद म्यूकोसा सरफेस में, देन नॉर्मल बैरियर्स अफेक्ट होंगे, देन क्रॉस हो जाएगा बीबीबी, देन सीएसएफ में प्रोलिफरेट करेंगे बैक्टीरिया, देन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस एंड इंक्रीज्ड आईसीपी। मैनेजेस की इन्फ्लेमेशन के बाद जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी हमारी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के। तो इसके बेसिक क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं सीवियर हेडेक, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है बच्चा, देन रेस्टलेसनेस, मतलब रेस्टलेसनेस हो जाती है बच्चे को, मतलब कि वो एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ द नेक, ऐसा लगता है जैसे नेक स्टिफ हो रही है, नेक में स्टिफनेस देखने को मिलती है। देन मलेज, मलेज मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, थकान थकान सी जो है दिखेगी बच्चे के अंदर। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग, बच्चे को जो है फीलिंग होगी नोजिया और वॉमिटिंग की, या तो वो बार बार वॉमिट करेगा या फिर उसको ऐसा लगेगा वॉमिट की तरह, ठीक है। देन हाई ग्रेड फीवर, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से तो फीवर होगा ही होगा। देन टैकीपनिया, टैकीपनिया मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथिंग, बच्चे की जो है ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट दिखेगी। देन सीजर्स, सीजर्स इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उसी वजह से क्या होगा, सिग्नल्स में प्रॉब्लम आने लगेगी। देन सीजर्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और सीजर्स भी देखने को मिलते हैं। देन डिसोरिएंटेशन, जो भी पेशेंट है या फिर जो भी बच्चा है वो एक जगह ओरिएंट नहीं हो पाएगा, वो डिसोरिएंट रहेगा। देन टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब कि जो उसकी हार्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगी। देन कोमा, कोमा के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ बच्चों को देखने के मतलब कुछ बच्चों में देखा भी जाते हैं कोमा, ठीक है। देन स्लीपनेसनेस, बच्चा सो नहीं पाएगा प्रॉपरली। देन फोनोफोबिया, जब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक होगा तो उससे वो डरेगा, उससे उसको फियर होगा, उसी को बोलते हैं फोनोफोबिया। देन फोटोफोबिया, दैट इज कि जब बहुत ज़्यादा हाई लाइट होगी तो उसमें जो है उसको डर लगेगा और उसको बियर नहीं कर पाएगा। देन ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब कि उसका जो भी मेंटल स्टेटस है वो ऑल्टर हो जाएगा, हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स, कॉमन क्लिनिकल फीचर्स, ओके, जो कि मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, मतलब कि हम कैसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं मेनिंजाइटिस को। सो कॉमन डायग्नोसिस है कि सबसे पहले हमें हिस्ट्री कलेक्शन करनी होती है। एज अ नर्स सबसे पहले हमें पेरेंट्स से हिस्ट्री कलेक्शन करना है कि आपकी मतलब कि पहले डिलीवरी कैसे हुई थी या फिर क्या कोई कंडीशन तो नहीं थी, कोई पेरेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी डिसीज कंडीशन तो नहीं है, तो ऐसी हमें हिस्ट्री लेनी है पेरेंट्स से। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है चाइल्ड का, जिसमें हमें पता चलेगा कि टैकीपनिया, टैकीकार्डिया ये सब चीज़ें तो नहीं है। देन लंबर पंचर, लंबर पंचर इसलिए करेंगे क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम सीएसएफ लेते हैं, ठीक है। तो लंबर पंचर करेंगे, देन सीएसएफ लंबर पंचर से सीएसएफ लेने के बाद सीएसएफ को एग्जामिनेशन करना है, जिससे हमें कोई भी इन्फेक्शन होगा अगर सीएसएफ के अंदर तो वो पता चल जाएगा। देन ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन में ब्लड में अगर इन्फेक्शन है तो वो पता चल जाएगा। देन ब्लड कल्चर कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया
प्रेजेंट है वो सब पता चल जाएगा ब्लड कल्चर में। देन एमआरआई जो है हमारा इमेजिंग टेस्ट होता है कि अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें एमआरआई बता देगा, ठीक है, जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी बोलते हैं। ओके, सो एंड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वो है कंफर्मेटिव साइंस, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे को मेनिंजाइटिस है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछे भी जाते हैं। तो ये कंफर्मेटिव साइंस होते हैं रूटजिन्सकी साइंस एंड कर्निंग साइन। सो रूटजिन्सकी साइंस एंड कर्निंग साइन जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए अगर मेनिंजाइटिस है बेबी को तो, ठीक है। तो ये होते क्या है, सबसे पहले क्या होता है रूटजिन्सकी साइंस में, सबसे पहले हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाना है, ठीक है। बच्चे को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराने के बाद हमें जो उसकी नेक है उसको क्या होता है, उसको फ्लेक्स करनी है, ठीक है। नेक्स को हम थोड़ा सा पैसिवली फ्लेक्स करेंगे। जब नेक को फ्लेक्स करेंगे तो जो ऑटोमेटिकली जो हिप और जो नीज है वो बेंड हो जाएंगे। अगर ऑटोमेटिकली हिप और नीज बेंड हो रहे हैं तो यही होता है पॉजिटिव रूटजिन्स की साइन। ओके, कि जब हम पेशेंट की नेक को जो है थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहे हैं नेक को, तो अपने आप जो है हिप की और जो भी नीज है उनकी जो है इनवॉलेंट्री बेंडिंग हो जाएगी, मतलब कि ऑटोमेटिकली बेंडिंग हो जाएगी उनकी इनवॉलेंट्रीली, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रूटजिन्स की साइन। देन कर्निंग साइन, कर्निंग साइन क्या होता है कि कर्निंग साइन में भी हमें सुपाइन पोजीशन देनी है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हिप है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहनी चाहिए। देन जो भी डॉक्टर होगा, जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है वहाँ पे, जो भी प्रैक्टिशनर है वो क्या करेंगे कि जो भी एक लेग को जो है वो स्ट्रेट करेंगे नी के लेवल पे, जैसे कि इस वाली इमेज में कर रखा है, ठीक है। अगर इस नी के लेवल में स्ट्रेट कर रहे हैं लेग को, देन अगर पेशेंट रेजिस्ट करता है या फिर अगर उसको पेन होता है तो फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव कर्निंग साइन, मतलब कि तो फिर हम बोल सकते हैं कि बच्चे को मेनिंजाइटिस है। अगर उसको पेन नहीं हो रहा और वो रेजिस्ट भी नहीं करना तो इसका मतलब वो नॉर्मल बेबी है। अब रूट के साइन में क्या था कि अगर उसके जो लेग्स है वो अगर अपने आप इनवॉलेंट्री मूव हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री जो है वो बेंड हो रहे हैं, तो मेनिंजाइटिस है, और अगर नहीं हो रहे तो बच्चा नॉर्मल है। तो ये होते हैं हमारे कंफर्मेटिव साइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज रूटजिन्स की साइन एंड कर्निंग साइन। ओके, तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो बेसिक मैनेजमेंट होता है मेनिंजाइटिस का, वो होता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हमें एंटीबायोटिक्स देनी है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, सच एज पेनिसिलिन एंड वैंकोमाइसिन। देन हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जैसे कि बच्चे को सीजर आ रहे थे तो हम सीजर मैनेजमेंट के लिए देंगे फिनोबार्बिटोन। एंड इंक्रीज आईसीपी, मतलब कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो उसके लिए हम देंगे मैनिटोल एंड फ्रूसेमाइड। ओके, देन फीवर एंड हेडेक, फीवर और हेडेक के लिए हमें बेसिकली एस्पिरिन देनी है जो कि एक एनासिड्स होती हैं, ठीक है, दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ओके, सो आईसीपी के लिए हमने दिया था मैनिटोल एंड फ्रूसेमाइड जो कि डायरेटिक्स होते हैं। ओके, तो ये था हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव केयर जो कि बहुत नेसेसरी होती है। तो सपोर्टिव केयर में हमें आईवी फ्लूइड्स देने हैं ताकि जो भी पेशेंट है उसकी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। देन हमें उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है टाइमली मॉनिटर करते रहना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या फिर वहाँ पे जो है सीजर के चांसेस और तो नहीं है देखने के लिए, या फिर वो उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब तो नहीं होती जा रही, वो कंफ्यूज तो नहीं है, मतलब कि ये सब चीज़ें हमें डेली जो है मॉनिटर करनी है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है वो टाइमली पीरियोडिकली चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट जो कि बहुत सिंपल है, दैट इज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, देन सपोर्टिव केयर में हमें उसको आई फ्लूइड्स और मॉनिटरिंग करनी है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट जो कि एज अ नर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर जगह जो है ये करना पड़ता है क्योंकि नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो अभी मैनेजाइटिस के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है, तो मैनेजाइटिस के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट है कि आइसोलेट द चाइल्ड। सबसे पहले हमें जो चाइल्ड है
उसको आइसोलेट करना है, उसे एक पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, क्योंकि पेशेंट को जो है वो फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया भी हो सकता है, तो वहाँ पे जो है पेशेंट को आइसोलेट कराना बहुत नेसेसरी हो जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जो भी इसके साइन एंड सिम्टम है, जो भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस हैं, वो सब जो है हमें एडमिनिस्टर करनी है। देन कंट्रोल सीजर एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इंजरी, मतलब कि जो चाइल्ड है उसके जो भी सीजर है उन्हें कंट्रोल करना है, प्लस उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे उनको इंजरी के चांसेस जो है वो कम हो जाए। देन मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक भी मेंटेन करना है ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो, पेशेंट एकदम हाइड्रेटेड रहे और जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहे। ओके, देन हमें पेशेंट को कंफर्ट ऑफ रेस्ट प्रोवाइड कराना है, ताकि जितना ज़्यादा वो रेस्ट करेगा, जितना ज़्यादा वो कंफर्ट फील करेगा, उतना ज़्यादा ही उसके लिए जो है अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा ही चांसेस कम होंगे सीजर्स के, और उसको मतलब कंफर्ट फील होगा। ओके, सो नेक्स्ट है मॉनिटर द चाइल्ड्स कंडीशन, हमें चाइल्ड की कंडीशन को मॉनिटर करते रहना है टाइमली, मतलब कि उसका जो भी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो हमें टाइमली करते रहना है। देन पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, हमें पेरेंट्स को भी गाइड करना है, साथ में उनको सपोर्ट करना है, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो रीअश्योर हो जाए, उनके मन में जो भी एनजाइटी है हॉस्पिटल को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, वो सब दूर हो जाए। तो ये सब काम भी जो है वो नर्सेज के होते हैं, नर्सेज के मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा बेसिक meningitis का रिव्यू। एंड if you guys have any problem or any doubt in this, you can ask me in comments. Okay, so thank you.